सो लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक ऑफ ग्रेविटेशन. उसका प्रीक्यूज कर रहे थे हम लोग. तो रेडियस ऑफ प्लैनेट इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ. बोथ हैव ऑलमोस्ट इक्वल एवरेज मास डेंसिटी. WP and VP and VE as the escape velocities of the planet, they are related by. ये ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे. देखो उन लोगों ने बोला है एवरेज मास डेंसिटी सेम है, तो हमें अपना ये क्या है 2gm/r. इसको हमें डेंसिटी टर्म्स में लिखना पड़ेगा. डेंसिटी के टर्म में कैसे लिखेंगे 2g/r. मास को हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम 4/3 पाई r³ इंटू डेंसिटी. वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिख सकते हैं मास को. अभी इसमें से कांस्टेंट क्या क्या रहेगा, 2 कांस्टेंट रहेगा, g कांस्टेंट है, 4/3 पाई मास डेंसिटी इसने बोल ही दिया, तो ये हो जाएगा r² से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r², मतलब एस्केप वेलोसिटी. तो वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट टू वेलोसिटी ऑफ अर्थ शुड बी इक्वल टू उनके इक्वल रिस्पेक्टिव रेडियस के. उसने क्या बोला है, वेलोसिटी रेडियस ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ. ओके, तो रेडियस ऑफ प्लैनेट इज ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ. आपका क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर. तो इससे तो ये चला जाएगा, तो VP इज इक्वल टू ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट चला गया 2VE. दिस वुड बी आंसर. तो ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट. ओके, a particle of mass m is kept at rest at a height 3r from the surface of the earth. सरफेस से 3r पूछा है, सेंटर से उसका 4r हो जाएगा. when r is the radius of the earth and m is the mass, the minimum speed with which it should be projected so that it does not return back is. अच्छा, मतलब उसको 3r पे रखा हुआ है, उस हाइट से कितना स्पीड से आप प्रोजेक्ट करोगे सो दैट इट डज नॉट रीच, मतलब उधर से एस्केप हो जाए. सरफेस से नहीं पूछा है अभी, 3r हाइट सरफेस से पूछा है. मतलब आपका अर्थ, पहले हमें क्या पूछते थे कि इधर से कितना एस्केप करेगा तो कितना आ जाएगा. हमें पता है V escape इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2gm/r, विच इज r इज द, मतलब सेंटर से कितना दूर है. पहले सरफेस पे रहता तो हम लोग r रेडियस ऑफ अर्थ देते क्योंकि यही रहता था. अभी क्या आ जाएगा 4r आ जाएगा. तो V escape इज इक्वल टू 2gm. r कितना है आपका, द r मतलब डिस्टेंस, ये स्मॉल r लिखना और अच्छा रहेगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो. तो r वुड बी 3r, तो सरफेस का डिस्टेंस हो गया, और एक r आ जाएगा तो 4r हो गया यहाँ पे. तो कितने से फेंकना चाहिए हमें, ऐसा कुछ दिएगा gm/4r. तो इसका अंडर रूट gm/2r. ओके, ये कट करके 2 आ सकता है. तो 46 का B ऑप्शन इज करेक्ट हो भैया, क्योंकि हमें वही दिख रहा है gm/2r का अंडर रूट, ये ठीक हो जाएगा. नेक्स्ट इज a geostationary satellite is orbiting the earth at a height 5r. देखो हाइट बोला है 5r above the surface, ये ध्यान में रखना नहीं तो गलती हो जाएगी. r being the radius of earth, the time period of another satellite is the time period of another satellite in hours at a height 2r from the surface of earth. ओके, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, मतलब उसका टाइम पीरियड क्या दिया है हमें 24 दिया है, इनडायरेक्टली 24 आवर्स. जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी मतलब अर्थ से देखेंगे तो स्टेशनरी दिखेगा. स्टेशनरी क्यों दिखेगा, क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड सेम है. तो टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, नॉट दिस रेडियस, डिस्टेंस का क्यूब. इसका कितना दिया 24 आवर्स का स्क्वायर हो जाएगा. इसका कितना डिस्टेंस है 5r फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ, तो टोटल मिला के हो जाएगा 6r. सरफेस और आप मतलब अर्थ के सेंटर से 6r हो गया, इसका क्यूब अपॉन इसका हमें टाइम पीरियड निकालना है उसका स्क्वायर, और इसका हाइट दिया है 2r, मतलब इसका एक्चुअल डिस्टेंस हो जाएगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ 3r हो जाएगा. तो 24/t का स्क्वायर इज इक्वल टू 6r 3r, ये कैंसिल हो गया तो बचा 2 का क्यूब. तो 24 स्क्वायर अपॉन t का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 आ गया आपको. 24 इंटू 24 अपॉन 8 इज इक्वल टू t. 8 1 जा 8 3 जा, ये t स्क्वायर है एक्चुअली. तो 24 3 जा कितना होता है, उससे अच्छा आप ये कर दो ना, 3 इंटू 8 कर दो इसको, टी स्क्वायर करना है तो टी लिखोगे क्या आप, तो आपका टी हो जाएगा 2 3 से 1 3 आ जाएगा, इसमें से आपका 2 बाहर आ जाएगा तो √2 बचा. तो 6√2 इज द आंसर. ऑप्शन नंबर C इज मैचिंग ओवर हियर. If v is the escape velocity and v0 is the orbital velocity of the satellite, and for a very close to earth surface, these are related by. मतलब वेरी क्लोज ले तो वेरी क्लोज है, मतलब देखिए कि r कितना है अपना 6400 किलोमीटर. वेरी क्लोज बोला है तो वो समझो 10 या
10 से 50 किलोमीटर के आसपास रहेगा। इसमें अगर 10-50 किलोमीटर ऐड करें तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला, तो हम लोग उसको आर ही मान के चलेंगे। तो वी एस्केप इज इक्वल टू 2gm/r। इतना अगर आप इसको अलग कर दो, वी एस्केप होता है, इतना अगर आप अलग कर दोगे ये क्या होगा, वी ऑर्बिटल, तो वी एस्केप इज इक्वल टू √2 ऑफ वी ऑर्बिटल। तो ऐसा ऑप्शन दिख रहा है डी में, वही हो जाएगा आंसर। अ प्लैनेट मूविंग अलोंग एन एलिप्टिकल ऑर्बिट along an elliptical orbit is closest to the sun at a distance r1 and farthest to the sun at the distance r2. If v1 and v2 are velocity at the linear velocity at this point, the ratio is, हमें पता है कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है m1 v1 r1 is equal to m2 v2 r2. द एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, m तो सेम ही रहेगा दोनों जगह। r1 क्या बोला इन लोग ने, फादेस्ट v1 और v2 r2। हमें किसका रेशियो पूछा है, v1/v2, तो हो जाएगा r2/r1। फादेस्ट नियरेस्ट से कुछ फर्क नहीं पड़ता, रेशियो ऐसा आएगा r2/r1। तो 49 का कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ विद अ वेलोसिटी u. The mass and the radius of Earth are respectively m and r. G is the gravitational constant and g is the acceleration due to gravity on the surface of Earth. The minimum value of u that the particle does not return back to the Earth is. Minimum value of u क्या पूछा है आपको, ओके एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला पूछ लिया, तो 50 का क्या आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वाला। इतना रामायण देने की क्या जरूरत थी फिर। द रेडियाई ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ टू सैटेलाइट्स A and B are of the Earth are 4r and r respectively. If the speed of satellite A is 3v, then the speed of satellite B would be. Okay. तो हमें क्या पता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है √g m/r होता है क्या ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, तो va इज गिवन एज va/vb वुड बी √r of b upon r of a। ये हो गया। तो हमें किसका वेलोसिटी दिया है, va का वेलोसिटी है 3v और b का हमें निकालना है। ओके और रेडियस कितना दिया है इन लोग का, ए का कितना दिया है 4r एंड रिस्पेक्टिवली एंड बी का दिया है r, तो इससे ये कट हो जाएगा। तो 3v/vb इज इक्वल टू, इसका अंडर रूट लोगे तो 1/2 आ जाएगा, तो इट वुड बी vb वुड बी 51 का हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। vb क्या हो जाएगा 6v हो जाएगा, तो बी ऑप्शन हो गया यहाँ पे करेक्ट। Two satellites of Earth S1 and S2 are moving in the same orbit. The mass of S1 is 4 times that of mass of S2. Which of the following is true? देखो mass of S1 is equal to, मतलब M1 mass is equal to 4 times of M2 होगा। ठीक है, देखते क्या होगा, स्टेटमेंट्स पढ़ लो। तो the potential energy of the Earth satellites in two cases are equal. S1 and S2 both are moving with same speed. Kinetic energy of them of two satellites are equal. Time period is equal. तो इसमें देखो स्पीड v ऑर्बिटल क्या होता है, gm/r, मतलब ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ये मास ऑफ अर्थ और रेडियस, क्योंकि अर्थ के अबाउट रोटेट कर रहे हैं ना, हाँ अर्थ के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, तो ये मास ऑफ अर्थ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ना कि जो ऑब्जेक्ट घूम रहा है। तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा कि दे बोथ हैव सेम स्पीड, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में आपका आ जाएगा जी मास ऑफ अर्थ अपॉन उसका ऑब्जेक्ट का मास, तो ये तो डिफर करेगा। इन लोगों ने बोला इक्वल नहीं। काइनेटिक एनर्जी में भी हाफ mv² ऑब्जेक्ट का मास आता है। फिर टाइम पीरियड में आपका क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड में आपका आता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। इसने सेम ऑर्बिट में तो बोला है, बट मास डिफरेंट है, तो टाइम पीरियड भी सेम डिफरेंट होगा। ओके क्योंकि उसका स्पीड भी चेंज हो जाए, स्पीड अपॉन रेडियस, ये टाइम पीरियड भी अलग होगा आपका। ओके तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि दे विल हैव सेम स्पीड, क्योंकि ऑर्बिटल स्पीड डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द सैटेलाइट। फॉर सैटेलाइट मूविंग इन एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी इज। काइनेटिक एनर्जी क्या है आपका, काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी के ई समझ लो आपका x है, तो पोटेंशियल टोटल एनर्जी क्या हो जाता है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -x, एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है उसका 2 टाइम्स ना। पोटेंशियल एनर्जी आपका हो जाता है क्या, इट इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ x विथ नेगेटिव साइन। तो काइनेटिक और पोटेंशियल का अगर हम लोग ये लेंगे काइनेटिक टू पोटेंशियल, तो ये हो जाएगा 1/2, तो इट इज़ 1/2 ओवर ईयर। तो ये आप याद रख लो, उसमें फॉर्मूला लगाने की कोई चीज़ नहीं है, इसमें फॉर्मूला लगाने से कुछ नहीं होगा यहाँ पे, ये याद रख लो, ये बहुत जगह काम आएगा आपको। काइनेटिक इज इक्वल टू x, तो टोटल एनर्जी होगा उसका -x, पोटेंशियल हो जाएगा -2x।
The escape velocity from the surface of Earth is 11.2 kilometers. What would be the escape velocity on the surface of another planet with same mass but 1/4 of a radius? Okay. मास तो सेम है, तो 1/4 रेडियस की वजह से क्या वेलोसिटी में चेंज आएगा यहाँ पे देखना है हमें. तो वी एस्केप का फॉर्मूला होता है √g m/a. तो हमें पता है वी एस्केप का फॉर्मूले में क्या आता है, जी, एम और ए. ओके हमें क्या बोला है, अनदर प्लैनेट ऑफ सेम मास, अनदर मास m/4, मास m/4 हो गया, ठीक है, ऑफ वन रेडियस ऑफ द सेम मास बट 1/4 रेडियस, 1/4 रेडियस बोला है. तो मास कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, वो डिफर कर रहा है फिर वी एस्केप इसमें से. वी एस्केप ऑफ अर्थ और वी एस्केप ऑफ प्लैनेट लिख दो. इसका अर्थ का रेडियस कितना है अपना r, सरफेस से बोला है, और दूसरे के सरफेस से ही बोला है, तो उसका रेडियस कितना है 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ. तो 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, 1 से 1 ये कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लोगे 2 आ जाएगा. तो वी एस्केप इज इक्वल टू 11 प्लैनेट का क्या हो जाएगा, सॉरी वी एस्केप बाय वी प्लैनेट इज 1/2 ना, तो वी प्लैनेट वुड बी 2 टाइम्स ऑफ वी एस्केप. तो 2 × 11.2 वुड बी 22.4 हो जाएगा यहाँ पे. ओके क्योंकि ट्वाइस आ रहा है यहाँ पे. तो 54th का सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला. द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ स्फीयर ऑफ मास m गिवन बाय g इज, ये सब कांस्टेंट है, तो एस्केप वेलोसिटी ऑफ स्फीयर डज नॉट डिपेंड ऑन द मास. तो ये तो गलत बोल दिया आपने. और r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, तो ठीक है ना. एस्केप वेलोसिटी क्या होता है 2gm, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ये एस्केप वेलोसिटी है. तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, आंसर ये आ जाएगा. ओके द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ body on the surface of Earth is 11.2. If the Earth's mass increases up to twice of its present value and the radius becomes half, the escape velocity would be. तो पहले कितना था आपका, पहले था आपका 2gm/r, ये v इनिशियल. v फाइनल उसने निकालने बोला है, कैसे, 2g मास हो गया 2 टाइम्स, मास इज ट्वाइस ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू एंड रेडियस इज हाफ, रेडियस इज हाफ ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू, रेडियस इज हाफ. तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे, 2gm कॉमन लो, r कॉमन लो, तो इसका 2 और इसका 2 ऊपर चला जाएगा, 4 हो जाएगा. तो इससे ये कैंसिल हो गया. तो v इनिशियल बाय v फाइनल वुड बी, ये अंडर रूट में है तो इसको बाहर लोगे तो 2 आ जाएगा. तो v फाइनल वुड बी 2 टाइम्स ऑफ v इनिशियल विच इज 22.4 अगेन. नेक्स्ट इज अ बॉल इज ड्रॉप्ड. Few questions remaining, guys. A ball is dropped from the satellite revolving around a height of 120. The ball will continue to move with the same speed along the straight line like a tangential to the satellite. At the same time, continue to move with the same speed along the original orbit of satellite. Fall down with Earth gradually. Go far away in the space. क्या हो जाएगा? Okay, it will continue to move with the same speed along the orbital. ये मतलब आपने समझो मूविंग कार से, देखो बाहर जाके तो इतना रेजिस्टेंस कुछ है नहीं, बाहर जाने पर रेजिस्टेंस नहीं है, इसी वजह से हम लोग स्पेसशिप भेज सकते हैं. क्योंकि स्पेसशिप में देखो आप कितना लीटर्स का भी आप एनर्जी दे दो, मतलब कितना लीटर्स का भी फ्यूल दे दो. जैसे कि मंगलयान की बात करें अगर हम लोग, तो मंगलयान में देखो बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ फ्यूल था. इतने लिमिटेड अमाउंट फ्यूल में अगर आप इधर बाहर मतलब अर्थ के अंदर घूमोगे उस रॉकेट को लेके, तो आपको बहुत खर्च होगा. क्यों, जल्दी खर्च हो जाएगा और आप इतना डिस्टेंस कवर नहीं पाओगे, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस है अपने. इसमें बाहर स्पेस में जाओगे, बाहर स्पेस में एक ऑब्जेक्ट को खाली एक मास आप वेलोसिटी देके छोड़ दो, वो हमेशा उस वेलोसिटी का चलता रहेगा, जो न्यूटन का लॉ बोलता है, फर्स्ट लॉ. If a object is moving with velocity v, it will continue to remain in its motion. वो बाहर स्पेस में एप्लीकेबल है, इधर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये m, अगर जैसे कि आप एक बॉल छोड़ दो ना, बॉल छोड़ो कितना दूर तक जाएगा, धीरे धीरे फ्रिक्शन उसको कम करके 0 पे लेके आएगा. बाहर कुछ फ्रिक्शन नहीं है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसीलिए वो एक आपने उसको खाली ऑब्जेक्ट को, इसलिए मंगलयान आपका अगर आपने मूवी देखा रहेगा तो उन लोग क्या करते हैं, इधर आके उसको एक धक्का दे देते तो ऑर्बिट बढ़ जाता है, फिर पूरे ऑर्बिट वो चलते ही रहता है. फिर इधर आके वापस धक्का देंगे, वापस से पेरिजी, ऑर्बिट अप्रोचिंग पेरिजी, रॉकेट अप्रोचिंग पेरिजी, ऐसा वो बोलते हैं डायलॉग उन लोग. तो उसमें
क्या होता है, इसीलिए हम लोग का स्पेसशिप मिशन पॉसिबल है, क्योंकि लिमिटेड अमाउंट ऑफ फ्यूल में उधर जाना इसलिए पॉसिबल है क्योंकि स्पेस में देयर इज नो रेजिस्टेंस, इतना रेजिस्टेंस नहीं है उधर। ओके, आप कोई भी ऑब्जेक्ट को सिर्फ और सिर्फ एक धक्का दे दो, वो अपने आप और चक्कर काटते रहेगा काटते रहेगा काटते रहेगा, अंटिल इफ यू हैव टू चेंज द डायरेक्शन वी हैव टू स्विच ऑन द इंजन एंड वी कैन चेंज द डायरेक्शन बाय द उसके जो विंग्स रहेंगे और आपका सोलर पैनल जो भी रहेगा उसके ऊपर से चेंज कर सकते हो। तो ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू मूव विद द सेम स्पीड अलॉन्ग द ओरिजिनल ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट से आपने छोड़ दिया, सैटेलाइट जब तक जा रहा था उसको भी ऑर्बिटल वेलोसिटी था, उसके अंदर का जो स्टोन था उसको भी, स्टोन या बॉल ले लो, उसको भी ऑर्बिटल वेलोसिटी था, फिर बीच में आपने छोड़ दिया तो वो मतलब हाथ बाहर निकल के छोड़ दोगे तो ये भी उसी, मतलब दिखाने को मैं बड़ा दिखा रहा हूँ बट उसी ऑर्बिट में उसके साथ घूमता रहेगा, बाजू बाजू में कुछ नहीं होगा, नीचे नहीं गिरेगा क्योंकि ग्रेविटी है एक्चुअली, बट इसको टेंजेंशियल स्पीड एक मिल जाएगा ना उसके साथ, तो टेंजेंशियल स्पीड मिल जाएगा तो सर्कुलर ये भी एक सैटेलाइट बन जाएगा अर्थ, ये जो बॉल है ये अर्थ का एक सैटेलाइट बन जाएगा। ओके, फर्स्ट ऑप्शन में फिर क्या कहता था, कंटिन्यू टू मूव विद सेम स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियल टू सैटेलाइट। उसने बोला कि ऐसा छोड़ दिया तो वो ऐसे ऐसे चलता रहेगा, नहीं, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स इधर था, इसको भी सेंट्रीपिटल फोर्स एक बार इधर मिल जाएगा तो फिर वो चुपचाप इधर ही घूमने लग जाएगा। और इन लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, इट विल बिकम द सैटेलाइट ऑफ अर्थ, इट विल बिकम द न्यू सैटेलाइट, यस इट विल बिकम द न्यू सैटेलाइट क्योंकि ये अर्थ के चक्कर काटेगा। Okay, the escape velocity from the surface of Earth is VE. The escape velocity from the surface of planet whose mass and radius are 3 times of the radius of 3 times of that of Earth is. Escape velocity हमारा कितना है 2gmr, और फिर दूसरे प्लैनेट का, ये अर्थ का, ये प्लैनेट का है, ये कितना है 2gmr तो है, ये कितना है 3 टाइम्स है, और ये भी आपका 3 टाइम्स है। क्या बोला है, whose mass and radius are 3 times of Earth, ये 3 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो it will be equal to V escape. Okay, no factor will be considered again this. Now a satellite in force free space sweeps interplanetary or dust at rate dm by dt is equal to alpha v, where m is the mass and v is the velocity of the satellite and alpha is a constant. What is the deceleration of the satellite? ऐसा हम लोग ने सेम किया था क्या, सेम हम लोग ने एक किया है, देखो मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो मुझे तो याद आ रहा है, आपको क्या पता नहीं क्यों नहीं याद आ रहा, ऐसा हम लोग ने सेम वाला एक किया है, अभी किधर है ये मुझे पता नहीं बट हम लोग ने किया ज़रूर है। वेट इतना आगे नहीं है भैया, नहीं है इधर नहीं है, बट मुझे लग रहा है मैंने ये सम किधर तो किया है। सो लेट्स सी क्या होगा, dm by dt हमें दिया है, dm by dt इज गिवन एज अल्फा इंटू वी। ओके, तो हम फोर्स निकाल सकते हैं, फोर्स क्या हो जाएगा v dm by dt, v dm by dt हो जाएगा, तो v इंटू अल्फा इंटू वी हो जाएगा, तो v अल्फा वी स्क्वायर हो जाएगा ये। अभी हमें मास इंटू एक्सेलरेशन निकालना है तो इसको मास से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा m, इधर आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया अल्फा वी स्क्वायर बाई 2m, डिक्सेलरेशन 2m नहीं m आ जाना चाहिए ना, सिर्फ और सिर्फ m आना चाहिए क्योंकि और कुछ तो वैल्यू दिख नहीं रहा है वहाँ पे, तो यहाँ पे उन लोग ने गलत ऑप्शन दिया, इन लोग ने खुद अपना आंसर सी बोला है, तो ये सी आंसर तभी होगा और इनका आंसर में भी यही है, तो हमारा ठीक है। इसमें बहुत सारे मिस्टेक्स है जो कि हम लोग इवेंचुअली देख रहे हैं, एक मिस्टेक्स है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। ओके, 2 का फैक्टर तो किधर से ऐड ही नहीं हो सकता। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज 11.2, बॉडी इज टू बी प्रोजेक्टेड इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 45 टू द वर्टिकल, the escape velocity is again 11.2 because it does not depend on angle of projection, ये लिख के ले लो आप, it does not depend on angle of projection। सेम क्वेश्चन देखो, ये 1993 है और ये 1998 का, जैसे कि फॉर एन सैटेलाइट तो escape velocity is 11, अगर उसको 60 डिग्री पे लॉन्च किया तो क्या हो जाएगा, उसका भी 11.11 दिया है ना इस केस में, तो 11 ही रहेगा, उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि escape velocity does not depend on the mass of the satellite जिसको हम लोग लॉन्च कर रहे हैं या escape करने वाले, और does not depend on the angle of projection, नहीं डिपेंड करता। तो ये याद में रखना, देखो 2 साल में पूछा गया 1989 एंड 1993, पूछ सकते हैं अभी भी। The mean radius of Earth is r. Its angular velocity, angular speed on its own axis is omega. The acceleration due to gravity is at the Earth's surface is g. What will be the radius of the orbit of the geostationary satellite? Radius of orbit of geostationary satellite. Okay. तो यहाँ पे हमें ओमेगा और रेडियस के बीच में रिलेशन निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई बाय ओमेगा। ओके, टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, हमें पता है। टाइम पीरियड का स्क्वायर इज के इंटू आर क्यूब, ये भी हमें पता है। टाइम और ये के का वैल्यू हम लोग निकाला था क्या, 4m k इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर
देखते हैं यही आया था क्या, 4m आई थिंक सो जी भी था इधर, GM आई थिंक सो था, देखते हैं हम लोग ने ये सॉल्व तो की है तो पक्का इसमें है ही, चलो हाँ GMK इज इक्वल टू 4π², ओके नॉट 4, इट इज GMK इज इक्वल टू 4π², तो ये आ गया आपका GMK। तो इसमें से k का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4π² एंड दिस m इज अ कैपिटल M, तो हमें यही तो निकालना है। टाइम पीरियड का स्क्वायर कर दो तो ये जाएगा 4π² ω² इज इक्वल टू G π² सॉरी 4π² अपॉन GM R का क्यूब। तो 4π² से 4π² कैंसिल, हमें रेडियस ही तो चाहिए, तो GM/ω² इज इक्वल टू R³। इसमें और क्या पूछा है, कैपिटल R आना चाहिए और स्मॉल g आना चाहिए, तो ठीक है ना। g क्या हो जाता है, g इज GM/R² होता है ये, ओके GM/R² होता है। तो हम लोग डिवाइड बाय R² ऑन द बोथ साइड्स कर देंगे, डिवाइड बाय R² ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा आपका स्मॉल g/ω² इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा R, ये R आ गया। तो हमें पूछा क्या है, व्हाट विल द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का क्या ऑर्बिट होगा। तो हम इसे यहाँ डिवाइड ना करके इधर ले लेते, क्योंकि क्यूब रूट तीनों में दिख रहा है तो इसको क्यूब ही रहने दो। तो ये क्या हो जाएगा, ये स्मॉल g हो गया जो मैंने ये सर्कल किया, स्मॉल g, ये R²/ω² इज इक्वल टू R³। इसका अंडर रूट ले लो दोनों जगह, 1/3 ऑफ R वुड गिव अस द फर्स्ट ऑप्शन, ये आ गया ना। अ मास ऑफ a satellite of mass m is orbiting around the earth in a circular orbit with velocity v. What will the total energy, what will be its total energy? Total energy is negative of ke, total energy is equal to negative of ke। तो ke अपना क्या आ जाएगा, हाफ mv², उसका नेगेटिव डाल दो तो आपको टोटल एनर्जी आ जाएगा। तो 62 का कहाँ दिख रहा है, ये d, क्योंकि ये ke के टर्म्स में दिया है, हाफ mv² इज द ke, उसका नेगेटिव कर दो टोटल एनर्जी मिल जाएगा आपका। The planet is moving in an elliptical orbit around the sun if TVELR stands for T for kinetic energy, V for gravitational potential, E for total energy and L for angular momentum of the about the center of the force. Which of the following is correct? क्या correct है आपका, टोटल एनर्जी ये जो दिखा रहा है ये T, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, नहीं टोटल एनर्जी इज नेगेटिव, हाँ ठीक है, जो फॉलोइंग इज करेक्ट ना, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव, मतलब ये बाउंड है सिस्टम से, तो ये तो ट्रू होना ही है। और क्या बोला है, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, नो, एल इज कंजर्व पर डायरेक्शन ऑफ एल वेक्टर चेंजेस कंटिन्यूअसली, नो, डायरेक्शन ऑफ एल वेक्टर डज नॉट चेंज कंटिन्यूअसली। इसमें सबसे अच्छा आंसर तो यही हो जाएगा, v इज ऑलवेज पॉजिटिव, पोटेंशियल कभी पॉजिटिव नहीं आएगा, तो सबसे अच्छा आंसर होगा थर्ड का, 63 का थर्ड हो गया, ओके। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ ग्रेविटेशन, if the gravitational force between two objects is directly proportional to 1/r and not 1/r², where r is the separation between them, then a particle in a circular motion under such a force would have an orbital speed v is directly proportional to। उसने बोला है कि अगर gravitational force between them, उसने अभी क्वेश्चन बनाने में अपने आप को न्यूटन से बड़ा समझ लिया है, तो उसने बोला है कि ये नहीं होगा लॉ, आपका लॉ कुछ ऐसे होगा, Gm m1m2/r, ये होगा उसका लॉ, तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। उसने बोला ऑर्बिटल वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, हमें पता है f इज इक्वल टू जो भी k ले लो r, ये पूरा को k ले लिया तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r हो गया। तो हमारा ये क्या आ जाएगा, हमारा ऑर्बिटल स्पीड क्या होता है, ऑर्बिटल स्पीड नॉर्मली होता है Gm/r, ये होता है ऑर्बिटल स्पीड। तो आप ऐसा लॉजिक लगा सकते हो कि अगर f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², तो उसका एक पावर कम होकर ऑर्बिटल वेलोसिटी कर रहा था उसके अंडर रूट से, ठीक है। बट अगर f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, तो ये क्या जीरो हो जाएगा, क्या पावर, इधर 2 था तो 1 हो गया, 1 था तो 0 हो जाएगा, तो मतलब इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ये समझ सकते हो। या तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर आपका f हो जाएगा Gm1m2/r, तो आपका स्मॉल g क्या हो जाएगा, ये दूसरे वाले मास को हटा दो, मतलब स्मॉल g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, Gm/r हो जाएगा, ये हो गया आपका स्मॉल g। तो आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ सिर्फ g हो जाएगा, क्योंकि हमें
अगर हमारा नॉर्मल केस रहता तो आर और आर मल्टीप्लाई करते, ये पूरा टर्म हो जाता स्मॉल जी और ये आर बचता था, बट ऐसा नहीं है, अभी ये है ग्रेविटेशनल न्यू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो वी नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट ऑफ जी, तो उससे भी दिख रहा है कि आर से आर के वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ग्रेविटेशन के सारे एमसीक्यूज खत्म होते हैं, ठीक है।